अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी, मेरा नाम फारूक रशीद है। आई एम पार्टनर टैक्सेशन विद RN Co Chartered Accountants and team lead taxation at bfiler.com, Pakistan's premier tax preparation and tax advisory service. Welcome all of you to today's session on tax filing and planning for individuals. सबसे पहले तो हम इससे शुरू करेंगे कि आखिर why did we decide to hold this event today? With the situation as it is currently with COVID-19 having restricted our movement, ये बहुत ज़रूरी है कि as a resilient nation we shouldn't restrict our movements, right? हमारी जो activities हैं, हमारी जो learning है, it should all go on. So that is why we at BFile decided कि जो हमारी online training activities हैं वो हम करें, जिसके थ्रू मैक्सिमम लोगों को हम बता सके कि क्या टैक्स की उनकी डेली लाइफ में इम्प्लीकेशंस हैं और किस तरीके से वो अपने टैक्स इंसिडेंट्स को प्लान कर सकते हैं, मिनिमाइज कर सकते हैं। ये जो आज का हमारा सेशन है, ये हम पाकिस्तान की काफ़ी प्रीमियर कंपनीज के साथ अमूमन ही करते रहते हैं, इंक्लूडिंग नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान, आरिफ हबीब ग्रुप, CDC, सो लॉट ऑफ डिफरेंट कंपनीज। एंड हम ये काफ़ी बहुत सारे एम्प्लॉयज़ के साथ ऑफ दीज कंपनीज ये सेशन ऑलरेडी कर चुके हैं। सो वी बिलीव एंड वी होप कि बाय द एंड ऑफ दिस सेशन आप काफ़ी अपनी रूटीन की लाइफ में किस तरीके से ये आपको अफेक्ट करेगा, स्पेशली फॉर सैलरीड इंडिविजुअल्स, एक बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी। सो सबसे पहले तो हम शुरू इससे करेंगे कि व्हाई एग्जैक्टली इज इट नेसेसरी फॉर अस टू फाइल अ टैक्स रिटर्न्स, राइट? क्या ये सबके ऊपर अप्लाई होगा या कुछ कंडीशंस होंगी जो कि अगर मैं मीट करूंगा तो फिर मेरे ऊपर ये रिक्वायरमेंट अप्लाई होगी कि क्यों मैं अपना टैक्स रिटर्न फाइल करूं। तो हो सकता है आपने अपनी डेली लाइफ में सुना हो कि देयर इज समथिंग कॉल्ड विदहोल्डिंग टैक्सेस। अभी विदहोल्डिंग टैक्सेस एग्जैक्टली क्या होते हैं? इस चीज के लिए पाकिस्तान टैक्स लॉज जो हैं वो ऐसा नहीं है कि दे आर रियली इंडिपेंडेंट। इन्होंने भी अपनी इंस्पिरेशन जो है वो इंटरनेशनल टैक्स लॉ से ली है। इनफैक्ट विदहोल्डिंग टैक्सेस का कॉन्सेप्ट जो है ये तकरीबन 17th सेंचुरी के अंदर 17th सेंचुरी में यूके टैक्स लॉज ने पहली दफा इंट्रोड्यूस किया, व्हिच वाज वे अहेड ऑफ इट्स टाइम। उन्होंने ये डिसाइड किया कि क्योंकि हम एट एनी गिवन पॉइंट इन टाइम हम नहीं बता सकते, जेन्युइनली असेस नहीं कर सकते कि किसकी कितनी इनकम है, तो एक विदहोल्डिंग का मैकेनिज्म इंट्रोड्यूस किया जाए। और पाकिस्तानी टैक्स लॉज में भी इस चीज को फिर इंट्रोड्यूस किया गया। हाउ डज इट फंक्शन? ये इस तरीके से काम करता है कि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत सारी ऐसी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस होती हैं जो कि नेसेसरीली इनकम जनरेटिंग नहीं होती या जिनका नेसेसरीली इनकम से ताल्लुक नहीं होता। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम कोई घर परचेज कर रहे हैं, अगर हम कोई गाड़ी ले रहे हैं फॉर एग्जांपल, या हम कोई बैंकिंग ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं, या हम अपने बच्चों की स्कूल फीस पे कर रहे हैं, यूनिवर्सिटी फीस पे कर रहे हैं, या फॉर एग्जांपल हम कोई इवेंट होस्ट कर रहे हैं, कोई लंच होस्ट कर रहे हैं किसी क्लब के अंदर। सो ऑल ऑफ दीज आर नॉट इनकम जनरेटिंग एक्टिविटीज, राइट? लेकिन FBI ने ये डिसाइड किया है कि नहीं, अगर आप इन एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हैं तो ऐसी सिचुएशन में आपने इन फंड्स को स्पेंड करने के लिए कहीं ना कहीं से तो उसका कुछ सोर्स होगा, कोई आपकी इनकम होगी, तो आप इन एक्टिविटीज के ऊपर हमें सर्टेन अमाउंट ऑफ विदहोल्डिंग टैक्स जरूर पे करें। तो ये अमूमन कितने अमाउंट्स होते हैं? सो फॉर एग्जांपल जैसे मैंने आपको फीस का हवाला दिया, तो ऐसी सिचुएशन में अगर पर चाइल्ड फीस जो है दैट इज इन एक्सेस ऑफ 200,000 रुपीज ऑन एन एनुअल बेसिस, अब ये यूनिवर्सिटी फीस भी हो सकती है, स्कूल फी भी हो सकती है, तो 5% ऑफ दैट अमाउंट ऑफ फी FBI आपसे एडवांस टैक्स की मद में ले लेगा, जिसे विदहोल्डिंग टैक्स कहा जाता है। ऐसे फॉर एग्जांपल आप ट्रैवल कर रहे हैं बाय एयर, आप इंटरनेशनल ट्रैवल कर रहे हैं, आप डोमेस्टिक ट्रैवल कर रहे हैं, उसमें एक सर्टेन अमाउंट होता है। ऐसे फॉर एग्जांपल आप
प्रॉपर्टी की ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं, रियल स्टेट परचेज कर रहे हैं, सेल ऑफ कर रहे हैं, सो इन तमाम ट्रांजैक्शंस के अंदर एक सर्टेन अमाउंट ऑफ विदहोल्डिंग टैक्स होता है जो आपसे चार्ज किया जाता है। तो अगर आप चाहते हैं कि इसकी सेविंग हो जाए, क्योंकि ये बाजुका बड़े साइजेबल अमाउंट्स हो जाते हैं, तो अगर आप चाहते हैं कि नहीं ये हमारे अमाउंट्स ऑफ टैक्सेस जो हैं वो सेव हो जाए और ये हमें हमारा एक्सपेंस ना बन जाए, तो इसलिए जरूरी है कि आप अपना टैक्स रिटर्न फाइल करें। तो इस वजह से हमारे लिए बहुत अहम हो जाता है कि अगर हमारे ऊपर एक लीगल रिक्वायरमेंट है एंड साइमल्टेनियसली हमारे ऊपर ये इंस्टेंसेस भी अप्लाई होते हैं कि हम अपना टैक्स रिटर्न फाइल करें और अपने एक्सपेंस को मिनिमाइज करें। तो ये तो है वन मेन रीजन एज टू व्हाई वी शुड फाइल आवर टैक्स रिटर्न्स। तो अब जरा हम डायनामिक समझते हैं कि किस तरीके से हमारे ऊपर अप्लाई होता है। तो अगर हम एक सैलरीड इंडिविजुअल हैं तो इसका मैकेनिज्म इस तरीके से है, जैसे कि आप स्लाइड पे देख सकते हैं कि हमारा एम्प्लॉयर जो है, हमारी कंपनी जो है, वो हमारी सैलरी से टैक्स डिडक्ट करेंगे अगर हमारी सैलरी एक सर्टेन थ्रेशोल्ड से एक्सीड करती है। पिछले सालों तक ये अमाउंट 4 लाख रुपए थी। फॉर टैक्स ईयर 20 जो कि रवा माली साल है, इसमें इस अमाउंट को 600,000 रुपीज तक इंक्रीज कर दिया गया है। अगर हमारी एनुअल सैलरी ऑन एन एनुअल बेसिस जो कि मंथली बेसिस पे 50,000 रुपीज हो जाती है, अगर ये इसे एक्सीड करती है तो फिर हमारी कंपनी हमारी सैलरी से एक सर्टेन अमाउंट ऑफ टैक्स डिडक्ट करेगी और वो डायरेक्टली डिपॉजिट कर देंगे एफबीआर में। और ऑन एन एनुअल बेसिस वो हमें एक सर्टिफिकेट दे देंगे टैक्स का। इस सर्टिफिकेट में क्या लिखा होता है? इसमें लिखा होता है कि अच्छा ये हमारी टोटल टैक्सेबल सैलरी थी पूरे साल में, इसमें बेसिक सैलरी होगी, कन्वेंस अलाउंसेस होंगे, आपके बोनसेस होंगे, जो भी आपके टैक्सेबल अमाउंट्स बन जाते हैं। अगर फॉर एग्जांपल आपको कंपनी ने गाड़ी दी हुई है इस्तेमाल करने के लिए, तो उसकी कॉस्ट का एक सर्टेन पोर्शन उसके अंदर अप्लाई होगा। तो ये सारी अमाउंट्स मिलके ये हमारी बन जाती हैं टैक्सेबल सैलरी। और इस टैक्सेबल सैलरी के ऊपर एक सर्टेन परसेंटेज के हिसाब से आपकी कंपनी आपसे टैक्स डिडक्ट कर लेगी और वो टैक्स फिर एफबीआर में जमा हो जाएगा। अब आपकी जिम्मेदारी सिर्फ इतनी है कि इस इंफॉर्मेशन को इस्तेमाल करते हुए ऑन एन एनुअल बेसिस आपने अपना टैक्स रिटर्न फाइल करना है थ्रू एफबीआर आईआरएस सिस्टम एंड प्रेफरेबली थ्रू बी फाइलर। और बी फाइलर आपको इसमें किस तरीके से हेल्प आउट करेगा ये भी मैं आपको एट द एंड ऑफ दिस सेशन इंशाल्लाह बताऊंगा। तो इस तरीके से आपके ऊपर डायनामिक्स अप्लाई होंगे। लेकिन ये कहलाती है इनकम बेसिस। इनकम बेसिस के अलावा भी कुछ सर्टेन बेसिस हो सकती हैं, जैसे क्या फॉर एग्जांपल वो हम देख लेते हैं। तो इंडिविजुअल्स के केस में इफ फॉर एग्जांपल यू हैव अदर देन बिजनेस इनकम, 6 लाख का थ्रेशोल्ड है जो कि हमने देखा कि आपके ऊपर अप्लाई होगा। इसके अलावा अगर आपकी कोई बिजनेस इनकम है तो बिजनेस इनकम की सिचुएशन में अगर फॉर एग्जांपल आपकी सालाना इनकम 3 लाख से ऊपर है तो फिर भी आपके ऊपर मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है कि आप अपना टैक्स रिटर्न फाइल करें। अच्छा, यहाँ पे मैं थोड़ा पॉज लेके आपको बताऊंगा कि अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हैं तो आप प्राइवेट चैट में मुझे भेज दें। हम इस सेशन को 30-35 मिनट्स पे लॉक करके बकिया जो हमारे पास टाइम होगा फॉर अबाउट 10 to 7 मिनट्स आपके क्वेश्चंस को हम एड्रेस करेंगे। तो आपके जो भी क्वेश्चंस हैं प्लीज आप प्राइवेट चैट में मुझे भेज दें। तो मैं आपको बता रहा था कि इनकम बेसिस क्या है ऑफ फाइलिंग योर टैक्स रिटर्न्स। तो अदर देन सैलरी केसेस, अदर देन अदर इनकम केसेस, अगर बिजनेस इनकम है तो वो थ्रेशोल्ड है 3 लाख रुपए। अगर आपकी सालाना इनकम 3 लाख से ऊपर है तो आपके ऊपर मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है कि आप अपना टैक्स रिटर्न फाइल करें। ऐसे ही फिर कुछ एसेट बेसिस भी हैं। सो अगर फॉर एग्जांपल आप इमूवेबल प्रॉपर्टी होल्ड करते हैं जिसकी एरिया जो है दैट इज 500 स्क्वायर यार्ड्स और मोर, अगर इससे ज्यादा, अगर 500 स्क्वायर यार्ड्स या इससे ज्यादा की आप इमूवेबल प्रॉपर्टी ओन करते हैं तो फिर भी आपके ऊपर मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है। ऐसे फॉर एग्जांपल अगर आप 1000 सीसी से ज्यादा की कोई गाड़ी ओन करते हैं तो फिर भी आपके ऊपर मैंडेटरी रिक्वायरमेंट बच जाती है कि आप अपना टैक्स रिटर्न फाइल करें, ख्वाह आपके ऊपर और कोई इनकम सोर्स ऑफ इनकम आपका हो या ना हो। तो ये कहलाती है एसेट बेसिस। अच्छा, यहाँ पे एंड वन मोर इम्पोर्टेंट कैटेगरी ये भी है कि अगर फॉर एग्जांपल आप किसी अर्बन एरिया में, फॉर एग्जांपल कराची के मेन अर्बन एरियाज हो गए, लाहौर के हो गए, इस्लामाबाद के हो गए, सो अर्बन एरियाज के अंदर या फॉर एग्जांपल टाउन्स में भी अगर जो मेन सिटी सेंटर्स हैं ये भी अर्बन एरियाज हमारे। सो अगर अर्बन एरियाज में आप कोई फ्लैट ओन करते हैं तो फिर भी आपके ऊपर एक मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है इरिस्पेक्टिव ऑफ इट्स साइज। हो सकता है 600 स्क्वायर फीट का हो, 900 स्क्वायर फीट का हो, तो फिर भी आपके ऊपर एक मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है कि आप अपना टैक्स रिटर्न फाइल करें। लेकिन ये जो एसिड क्राइटेरिया है इसके ऊपर सर्टेन एक्सेप्शंस है। ये अक्सर हमसे सवाल पूछा जाता है कि अगर फॉर एग्जांपल मैं एक नॉन रेजिडेंट हूँ और मेरी और कोई पाकिस्तान में इनकम नहीं है तो क्या फिर भी मेरे ऊपर मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है? तो अगर लेट्स से आपकी कोई इनकम नहीं है, सिर्फ आप ये एसिड क्राइटेरिया में फॉल करते हैं, आप नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी हैं, तो फिर आपके ऊपर ये रिक्वायरमेंट अप्लाई नहीं होगी। या कोई बेवा खातून है
या कोई ऑफन है बिलो 25 ईयर्स ऑफ एज, तो उसके ऊपर भी ये मैंडेटरी रिक्वायरमेंट नहीं अप्लाई होगी अगर सिर्फ ये एसेट क्राइटेरिया वो मीट करते हैं। तो ये तो हो गई इनकम बेसिस एंड एसेट बेसिस बेस्ड ऑन व्हिच यू हैव टू फाइल योर टैक्स रिटर्न। लेकिन यहाँ पे आपका एक सवाल ये होगा कि क्या हमें सिर्फ अपनी इनकम बतानी होगी या हमें साथ साथ कुछ और भी बताना होगा। तो वो जो कुछ और बताना है वो है वेल्थ स्टेटमेंट। तो ऑन एन एनुअल बेसिस एफबीआर की मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है कि आपने अपनी इनकम के साथ साथ अपनी वेल्थ स्टेटमेंट भी सबमिट करनी है, जिसमें आपने बताना है कि साल के स्टार्ट में आपके या आपके स्पाउस के नाम पे या आपके माइनर चिल्ड्रन के नाम पे या अदर डिपेंडेंट फैमिली मेंबर्स के नाम पे क्या एसेट्स थे, पूरे साल में उन पे क्या मूवमेंट हुई है, फॉर एग्जांपल आपकी क्या इनकम रही है, क्या मेजर एक्सपेंसेस रहे हैं, कोई और मूवमेंट ऑफ फंड्स रही है। और मूवमेंट ऑफ फंड्स फॉर एग्जांपल क्या हो सकती है, फॉर एग्जांपल आप फॉरेन रेमिटेंसेस रिसीव करते हैं, फॉर एग्जांपल आपको कुछ गिफ्ट्स रिसीव हुए हैं, आपने गिफ्ट्स दिए हैं, फॉर एग्जांपल आपने कुछ इनहेरिटेंस रिसीव किया या आपने इनहेरिटेंस की मद में अपने एसेट्स किसी और को दे दिए। तो ये तमाम वो चीजें हैं जो आप अपनी वेल्थ स्टेटमेंट में शो करते हैं, वहां पे डिक्लेयर करते हैं। अच्छा, वेल्थ स्टेटमेंट जो है ना, ये बड़ा ही टेक्निकल डॉक्यूमेंट होता है और सबसे ज्यादा जो एरर्स होते हैं वो भी आपके वेल्थ स्टेटमेंट के डॉक्यूमेंट के अंदर ही होते हैं। तो अगर आप अपना टैक्स रिटर्न, अपना वेल्थ स्टेटमेंट पहली दफा फाइल कर रहे हैं तो इस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट पे बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत है और आपको प्रोफेशनल एडवाइस की जरूरत है। अगर आप प्रोफेशनल एडवाइस नहीं लेंगे, ऐसे ही वेल्थ स्टेटमेंट अपना फाइल कर देंगे, तो देयर इज अ वेरी गुड चांस कि आप उसमें कोई ना कोई मिस्टेक जरूर करेंगे इन रिस्पेक्ट ऑफ व्हाट यू हैव टू डिक्लेयर, इन रिस्पेक्ट ऑफ इट्स वैल्यूएशन फॉर एग्जांपल। तो ये भी बहुत सारी चीजें हैं जो समझने वाली हैं और इसमें बहुत हद तक इम्कान आपको प्रोफेशनल एडवाइस की बहुत रिक्वायरमेंट होती है। तो यहाँ तक तो हम आ गए कि कौन सी चीजें हैं जो कि ऑन एन एनुअल बेसिस हमने अपनी इनकम टैक्स रिटर्न में वेल्थ स्टेटमेंट में डिक्लेयर करनी है। और बेनिफिट्स हम बेनिफिट्स भी हम डिस्कस कर रहे थे। तो स्टार्ट में सबसे मैंने पहले आपको बता दिया कि भाई बेनिफिट ऑफ टैक्स रिटर्न फाइलिंग क्या है। सबसे पहले तो ये है कि आप विथहोल्डिंग टैक्सेस को अपना सेव कर सकते हैं और साथ साथ और कौन से फायदे हैं। और एक मेजर फायदा हमारा ये भी है कि हमारे यहाँ देयर आर वेरी सिग्निफिकेंट डिफरेंसेस of the amount of withholding taxes that will be charged to you based on whether you're a filer or a non-filer। अगर आप फाइलर हैं तो आपको जो withholding taxes के rates हैं on all of these transactions, for example motor vehicle registration है, banking transactions हैं, for example आप property registration कराने जा रहे हैं, purchase कर रहे हैं, sell कर रहे हैं, या for example आपकी कुछ और activities है। Let's say आपने capital markets में investments की हुई हैं, let's say आप कुछ dividend income कमा रहे हैं, आप कोई capital gain कमा रहे हैं, आपने नेशनल सेविंग स्कीम के अकाउंट ओपन किए हुए हैं, आपने कुछ बहबूद सर्टिफिकेट्स लिए हुए हैं। सो इन ऑल ऑफ दीज इंस्टेंसेस अगर आप नॉन फाइलर हैं तो आपकी हर चीज के ऊपर जो विथहोल्डिंग टैक्स है वो डबल हो जाएगा। नाउ दिस इज अ वेरी मेजर अमेंडमेंट जो कि इस बजट के अंदर की गई, एप्लीकेबल फॉर टैक्स ईयर 20। ये जो रवा माली साल चल रहा है इसमें ये अमेंडमेंट्स एप्लीकेबल हो गई। तो अगर फॉर एग्जाम्पल आप अभी भी नॉन फाइलर हैं तो अभी भी आपके पास चांस है कि आप अपने टैक्स ईयर 19 का टैक्स रिटर्न फाइल करें। एक छोटा सा चलान है 1000 रुपीज का ऑन एन इंडिविजुअल जो कि आपने एफबीआर को सबमिट करना है। बेस्ड ऑन दैट आप फॉरेन फाइलर बन जाएंगे और आप इन तमाम इंक्रीमेंटल टैक्स इंसिडेंट से और इंक्रीमेंटल टैक्स एक्सपेंस से बच जाएंगे। तो ये बहुत अहम है कि हमारे ऊपर अगर मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है और हमारी कोई इनकम जनरेटिंग एक्टिविटीज हैं या हम एसेट क्राइटेरिया में फॉलो करते हैं तो हम अपना टैक्स रिटर्न फाइल करें। एंड साथ साथ ऑब्वियसली हमें अपना वेल्थ स्टेटमेंट भी फाइल करना होगा। अच्छा, यहाँ तक तो हमने देख लिया कि क्या इंपॉर्टेंस है टैक्स रिटर्न फाइलिंग की और किस तरीके से हम अपने टैक्स इंसिडेंट्स को मिनिमाइज कर सकते हैं बाय फाइलिंग अ टैक्स रिटर्न्स, बाय फाइलिंग अ वेल्थ स्टेटमेंट। लेकिन अब अगला सवाल हमारा ये भी होना चाहिए कि क्या कोई तरीका है कि विथहोल्डिंग टैक्स की मिनिमाइजेशन के अलावा मैं इसके अलावा भी अपने टैक्स इंसिडेंट्स को मिनिमाइज कर सकूं, अपने टैक्स इंसिडेंट्स को कम कर सकूं। तो इसमें डिपेंड करता है कि आपकी एक्टिविटीज क्या है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप एक सैलरीड इंडिविजुअल हैं या फिर आप कोई बिजनेस इनकम डिराइव कर रहे हैं या फिर आपके कुछ और सोर्सेज ऑफ इनकम है, रेंटल इनकम है, तो ये तमाम आपकी बिजनेस एक्टिविटीज के ऊपर या आपकी इनकम जनरेटिंग एक्टिविटीज के ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपने टैक्स इंसिडेंट्स को मिनिमाइज कर सकते हैं या नहीं मिनिमाइज कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ तक अभी तक मुझे कोई भी क्वेश्चन रिसीव नहीं हुआ, सो मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ कि आपके सो फार कुछ भी क्वेश्चंस नहीं है। लेकिन अलबत्ता अगर एज वी गो फॉरवर्ड आपके कुछ भी क्वेश्चंस हैं तो डू ड्रॉप देम टू मी ऑन द प्राइवेट चैट और फिर एट द एंड ऑफ दिस सेशन इंशाल्लाह मैं आपके तमाम क्वेश्चंस को एड्रेस करने की कोशिश करूंगा।
तो हम डिस्कस कर रहे थे टैक्स प्लानिंग कि क्या तरीका है जिसके थ्रू हम अपने टैक्स इंसिडेंट्स को मिनिमाइज कर सकते हैं। तो जैसे मैं बता रहा था, ये डिपेंड करता है आपकी इनकम जनरेटिंग एक्टिविटीज क्या हैं, आपका लीगल स्ट्रक्चर क्या है। सो फॉर एग्जांपल अगर आपकी कोई बिजनेस एक्टिविटीज हैं तो इस पे भी डिपेंड करता है कि आप अपना लीगल स्ट्रक्चर क्या अडॉप्ट करते हैं। ये कुछ एडवांस्ड मेथोडोलॉजीज ऑफ टैक्स प्लानिंग में आ जाती हैं। आप सोल प्रोप्राइटरशिप में काम कर सकते हैं, आप एज एन एसोसिएशन पर्सन या एज ए पार्टनरशिप मॉडल में काम कर सकते हैं, या फॉर एग्जांपल आप एज ए प्राइवेट लिमिटेड कंपनी काम कर सकते हैं, एज ए स्मॉल सिंगल मेंबर कंपनी काम कर सकते हैं। तो ये इन पे डिपेंड करेगा कि आपका टैक्स इंसिडेंस क्या होगा, आपके ऊपर क्या एप्लीकेबल रेट ऑफ टैक्स अप्लाई होगा। या फॉर एग्जांपल अगर आप रेंटल इनकम अर्न कर रहे हैं तो ऐसी सिचुएशन में भी डिपेंड करता है कि आप जो अपनी इमूवेबल प्रॉपर्टी है उसे आप उसके ओनरशिप टाइटल को स्प्लिट भी कर सकते हैं, या आप अपनी इमूवेबल प्रॉपर्टी के टाइटल को सिंगल पर्सन के पास रख सकते हैं। ये तमाम वो मेथोडोलॉजीज हैं जिसके थ्रू आप अपने टैक्स इंसिडेंस को मिनिमाइज कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन व्हाट योर इनकम इज। लेकिन कुछ यूनिवर्सल एक एवेन्यूज हैं जो एफबीआर ने लॉ में दिए हुए हैं, जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में इनकॉर्पोरेट किए हुए हैं, कि इनके थ्रू अगर आप ये एक्टिविटीज करते हैं तो इरिस्पेक्टिव ऑफ वेदर यू आर अर्निंग सैलरी और वेदर यू आर अर्निंग योर बिजनेस इनकम, आप उसके बेसिस पे आप अपनी टैक्स इंसिडेंस को, एक्सपेंस को कम कर सकते हैं। तो ये कौन से मेथड्स हैं उन्हें जरा हम देख लेते हैं। तो सबसे पहली जो चीज है वो है डोनेशंस। अब ये चीज बहुत ज्यादा रेलेवेंट आजकल की सिचुएशन में वैसे ही बहुत ज्यादा है, क्योंकि जो सिचुएशन है इसमें वैसे हम कोशिश कर रहे हैं, हर कोई कोशिश कर रहा है कि डोनेशंस के थ्रू हम अपने फेलो पाकिस्तानीज को और फेलो यूथ को जो है वो कोशिश करें कि हम हेल्प आउट कर सकें। तो डोनेशंस का फिर आपकी टैक्स इंसिडेंस के ऊपर भी बहुत एक मेजर इम्प्लीकेशन होगा। किस तरीके से होगा? सो डोनेशंस दो किस्मों की होते हैं। एक तो अगर आप चंद इदारों को डायरेक्टली दे देते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने लिस्ट डाउन किए हुए सिटीजन्स फाउंडेशन है, शौकत खानम है, इंडस हॉस्पिटल है, ये ऑर्गेनाइजेशंस वैसे ही ऐसी हैं जो बिल्कुल फ्रंट लाइन पे काम कर रही हैं इन द करंट क्राइसिस ऑफ कोविड-19। तो इस वजह से अगर आप इन लोगों को भी आप डोनेशंस देते हैं तो ये आपका डोनेशन एक्सपेंस आपकी सैलरी इनकम से, आपकी दूसरी सोर्सेज ऑफ इनकम से बिल्कुल ऐसे ही माइनस किया जाएगा एज इफ इट इज योर डायरेक्ट एक्सपेंस इन ट्राइंग टू अर्न दैट इनकम। तो अगर आपकी फॉर एग्जांपल लाख रुपए सैलरी है, आप 20,000 रुपीज जो है वो आप डोनेशन दे देते हैं, प्रोवाइडेड आपने इसे 30% ऑफ टैक्सेबल इनकम तक लिमिट किया हुआ है। इससे ज्यादा अगर आप देंगे तो उसका बेनिफिट फिर आपको नहीं मिलेगा। तो उसका स्ट्रक्चर इस तरीके से है कि सबसे पहले ये आपकी सैलरी से डिडक्ट किया जाएगा और फिर बकिया जो अमाउंट है उसके ऊपर फिर टैक्स रेट अप्लाई होगा अगर आप इन इदारों को डायरेक्टली अपना डोनेशन दे देते हैं। तो इरिस्पेक्टिव ऑफ कि आपने बैंक में दिया है या कैश में दिया है, प्रोवाइडेड आपके पास एक एविडेंस होना चाहिए। लेकिन अगर आप इन इदारों के अलावा भी किसी इदारे को अपना डोनेशन देते हैं, प्रोवाइडेड वो एक रजिस्टर्ड नॉट फॉर प्रॉफिट इदारा है, तो फिर भी आपके टैक्स इंसिडेंस को कम किया जाएगा, लेकिन उसका फायदा आपको इतना नहीं मिलेगा एज इफ अगर आप इन इदारों को डायरेक्टली डोनेशन दे। अच्छा, एक सवाल यहाँ पे आपका हो सकता है कि अच्छा हम एक तो कैश में हम डोनेशन दे रहे हैं, लेकिन साथ साथ हम डोनेशन इन काइंड भी दे सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आजकल पॉसिबल है कि आप जो है वो डोनेशन थ्रू पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट किसी को दे रहे हो, या ऐसा भी मुमकिन है कि आप फॉर एग्जांपल ग्लव्स दे रहे हैं, मास्क दे रहे हैं, तो ये डोनेशन इन काइंड कहलाता है। तो डोनेशन इन काइंड का भी आप बेनिफिट ले सकते हैं। ऐसे ही फॉर एग्जांपल इफ फॉर एग्जांपल यू हैड बीन गिविंग एज इफ द डोनेशन इन कैश, तो उसका भी बेनिफिट आपको ऐसे ही मिलेगा एज इफ अगर आप डोनेशन इन कैश दे रहे हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा रिलीफ है, एडवांटेज है, जिसका आप साइमल्टेनियसली एक बेहतरी भी कर रहे होंगे मुआशरे के लिए, एंड साइमल्टेनियसली टैक्स में भी आप इसका फायदा उठा सकते हैं। अच्छा, आजकल एक प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड भी सेटअप किया हुआ है। कुछ दिन पहले ही प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब की इस मैटर पे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई थी, उन्होंने अनाउंस भी किया। तो उसकी भी बड़े इंटरेस्टिंग डायनामिक्स हैं। एक तो वो भी सेकंड शेड्यूल क्लॉज 61 का पार्ट है, उसको भी आप डायरेक्टली अगर कंट्रीब्यूशन देंगे, डोनेशन देंगे, तो उसमें भी आपको फिर टैक्स रिलीफ मिलेगा। एंड उसकी एक और भी खूबसूरती ये है कि अगर फॉर एग्जांपल आपकी कोई डिक्लेयर्ड इनकम नहीं है, डिक्लेयर्ड एसेट्स नहीं है, फॉर एग्जांपल आपके पास 50 लाख है, 1 करोड़ रुपए है, 5 करोड़ रुपए है, उसमें से एक सर्टेन प्रोपोर्शन आप डिसाइड करते हैं अच्छा मैं प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में कंट्रीब्यूट करता हूँ, तो उसमें भी उन्होंने अनाउंस कर दिया है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने ये अनाउंस किया है कि आपसे उसका सोर्स ऑफ फंड्स नहीं पूछा जाएगा। ये समझे एक काइंड ऑफ एक स्पेशल एमनेस्टी है जो कि आपको दी गई है, क्योंकि एमनेस्टीज में यही होता है कि आप डिक्लेयर कर दें, आपसे पूछा नहीं जाएगा कि अच्छा इसके, और उसके ऊपर एक सर्टेन प्रोपोर्शन आप गवर्नमेंट को दे दें, अब आपसे पूछा नहीं जाएगा कि इसका सोर्स क्या है।
तो अगर आप प्राइम मिनिस्टर्स रिलीफ फंड में कंट्रीब्यूट करते हैं, आप जितना भी करते हैं, तो उसका ड्यूल एडवांटेज होगा। एक तो आपको अपने जो टैक्स इंसिडेंस है उसे आप कम करने का मौका मिलेगा, आप टैक्स प्लानिंग में उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। और दूसरा आपको फायदा ये होगा कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान आपसे पूछेगा नहीं कि इस अमाउंट का सोर्स क्या है। सो आप जितना भी दे सकें, सो इट्स अप टू यू, बट अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ टैक्स प्लानिंग दैट यू कैन हैव। तो डोनेशन के जरिए इस तरीके से हम अपने टैक्स इंसिडेंस को कम कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास और क्या मेथोडोलॉजीज हैं, क्या एवेन्यूज हैं जिन्हें इस्तेमाल में लाते हुए हम अगेन अपने टैक्स इंसिडेंस को कम कर सकते हैं। तो एक है इन्वेस्टमेंट्स। अच्छा, इन्वेस्टमेंट्स के थ्रू ये किस तरीके से पॉसिबल होगा? अच्छा, इन्वेस्टमेंट से पहले हम इनफैक्ट प्रॉफिट और डेट जरा डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि अगेन ये भी बहुत ज़्यादा रेलिवेंट है और इसमें भी टैक्स प्लानिंग के हवाले से भी एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट के हवाले से भी हमारे पास बहुत अच्छे एवेन्यूज हैं। तो ये किस तरीके से काम करता है, इसमें एफबीआर ने हमें ये बताया है कि अगर फॉर एग्जांपल आपने लोन लिया है फॉर कंस्ट्रक्शन, फ्रेश कंस्ट्रक्शन ऑफ अ हाउस, और फॉर व्हाट गेटिंग और फॉर एक्वायरिंग अ हाउस, ठीक है, ये अगर आपने इन पर्पसेस के लिए लोन लिया है और ये लोन आप किससे ले रहे हैं, ये लोन आप ले रहे हैं फॉर एग्जांपल किसी बैंकिंग कंपनी से ले रहे हैं, आपने एचबीएल से लोन लिया, आपने यूबीएल से लोन लिया है, नेशनल बैंक से लोन लिया है, या फॉर एग्जांपल लेट्स से फॉर एग्जांपल स्टेट बैंक आपको डायरेक्टली ऐसी कोई फैसिलिटी दे रहा है, उनसे आप लोन ले रहे हैं, या आपका एम्प्लॉयर जो है वो एक लिस्टेड कंपनी है, द एम्प्लॉयर इज लिस्टेड ऑन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज, और आपके एम्प्लॉयर ने आपको ये फैसिलिटी दी है कि आप उनसे एक लोन ले सकते हैं फॉर व्हाट, अगेन फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस और एक्विजिशन ऑफ अ हाउस। रेनोवेशन के लिए अगर आप लोन लेते हैं तो उसके थ्रू आप ये बेनिफिट अवेल नहीं कर सकते। सो कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस होगा या फिर फ्रेश एक्विजिशन ऑफ हाउस होगा। तो आपने किसी बैंक से लिया, आपने अपने एम्प्लॉयर से लिया जो कि एक लिस्टेड कंपनी है, या आपने ये लोन लिया है गवर्नमेंट से। फॉर एग्जांपल अक्सर ऐसा भी है, जैसे गवर्नमेंट का भी आपको पता है कि हाउस बिल्डिंग स्कीम के थ्रू वो कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को जो है वो बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ हाउसिंग जो है उनकी वो अवेल कर सके। तो उसके थ्रू भी अगर आप कोई लोन अवेल करते हैं, या आप हाउस बिल्डिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन के थ्रू लोन अवेल करते हैं, सो थ्रू ऑल ऑफ दीज मेथोडोलॉजीज अगर आप लोन ले रहे हैं और पर्पस उन्होंने डिफाइन कर दिया और फिर उन्होंने लिमिट भी बता दी कि भाई आप ये लोन आपने लिया और उसके ऊपर जो आप इंटरेस्ट पेमेंट्स करेंगे वो इंटरेस्ट पेमेंट्स 50% ऑफ योर टैक्सेबल इनकम या 20 लाख ऑन एन एनुअल बेसिस से ज्यादा नहीं है। तो इसके अंदर अंदर जो भी आपका इंटरेस्ट एक्सपेंस है ऑन दीज लोन्स, ये एक समझने वाली बात है कि हम बात कर रहे हैं ऑफ योर इंटरेस्ट एक्सपेंस एंड नॉट ऑफ योर प्रिंसिपल अमाउंट। तो इस इंटरेस्ट एक्सपेंस के ऊपर आपको टैक्स अलाउंस मिलेगा, आपकी जो भी इनकम है, और वो बिजनेस इनकम भी हो सकती है, वो सैलरी इनकम भी हो सकती है, तो उस इनकम से पहले आपका इंटरेस्ट एक्सपेंस माइनस किया जाएगा मैक्सिमम टिल 50% ऑफ टैक्सेबल इनकम। तो अगर फॉर एग्जांपल आपकी लेट्स से टैक्सेबल इनकम फॉर एग्जांपल ₹1,00,000 महाना बेसिस है और आपका जो लोन एक्सपेंस है वो ₹50,000 है, तो ₹50,000 तक आपको पहले आपकी सैलरी से ये माइनस होगा अमाउंट, और बकिया जो ₹50,000 है उसके ऊपर एप्लीकेबल टैक्स अप्लाई होगा। तो ये एक बहुत बड़ा एक ह्यूज एडवांटेज है जो आपको अवेलेबल है, क्योंकि आजकल जो माली हालात है इसमें वैसे ही हाउस की कंस्ट्रक्शन, एक्विजिशन ऑफ हाउस जो है वो बहुत मुश्किल होता है। तो ये एक बेनिफिट अवेल करते हुए आप इसी तरफ जा सकते हैं और साइमल्टेनियसली आप जो है अपना टैक्स एडवांटेज भी ले सकते हैं। अच्छा, ठीक है जी। तो अच्छा, इसमें टैक्स प्लानिंग का एक फर्दर एलिमेंट ये भी है, टैक्स प्लानिंग का एक फर्दर एलिमेंट ये भी है कि आप इसमें अगर फॉर एग्जांपल आप अगर कहते हैं कि ऐसे किसी एक इंडिविजुअल की सैलरी बहुत ज़्यादा नहीं है और हम इसमें इतना ज़्यादा फ़ायदा नहीं उठा सकेंगे क्योंकि एक बहुत इतना बड़ा लोन हम ले नहीं सकते, तो ऐसी सिचुएशन में ये भी मुमकिन है कि घर के ज़्यादा हजरात फॉर एग्जाम्पल मिल के इस लोन को अवेल करें फ्रॉम बैंकिंग कंपनी, फ्रॉम हाउस बिल्डिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन, और उसकी बेसिस पे कोई एक शख्स जो है वो अपने टैक्स बेनिफिट को क्लेम कर ले बाय गेटिंग दिस बेनिफिट फ्रॉम द एम्प्लॉयर। क्योंकि ये अहम है, ये समझना अहम है कि स्पेशली फॉर अ सैलरीड इंडिविजुअल ये तमाम बेनिफिट्स आप अपने एम्प्लॉयर से भी ले सकते हैं।
आप क्या करें कि आप इन एक्टिविटीज़ के एविडेंसेस जो हैं वो अपने एम्प्लॉयर के पास ले आएँ। आप विदहोल्डिंग टैक्सेस अगर आपसे हुई है ऑन योर सेल फोन, ऑन योर फॉर एग्जांपल ऑन योर स्कूल फीस, आप अपने बच्चों की स्कूल फीस पे कर रहे हैं और उनसे जो है वो कुछ अमाउंट ऑफ टैक्स वहाँ पे आपका डिडक्ट हुआ है, आपने सबमिट करना पड़ा है, या फॉर एग्जांपल रियल एस्टेट की ट्रांजैक्शंस में कोई टैक्स है जो आपने पे किया है, या फॉर एग्जांपल आपने डोनेशन दिया या प्रॉफिट ऑन डेट है, तो इन तमाम चीज़ों का एविडेंस लाके आप अपने एम्प्लॉयर को देंगे और अब आपकी सैलरी से जो टैक्स डिडक्ट होगा उससे पहले ये एडजस्टमेंट होगी, उसके बाद अगर फिर भी कोई टैक्स बचता है तो उसकी फिर डिडक्शन होगी। तो ये बात समझना जरूरी है। तो कोई एक इंडिविजुअल प्रॉफिट ऑन डेट का एडवांटेज अपने एम्प्लॉयर से ले सकता है। ये एक अहम नुक्ता है टैक्स प्लानिंग का जिसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, साथ साथ स्कूल फीस में भी हमारे पास एक डिडक्टेबल अलाउंस अवेलेबल है, प्रोवाइडेड हमारी जो इनकम है ऑन एन एनुअल बेसिस वो 1.5 मिलियन से एक्सीड ना कर रही हो, और फिर एक सर्टेन थ्रेशोल्ड है जिसके बेसिस पे हमें ये बेनिफिट मिलेगा। सो 5% ऑफ ट्यूशन फी या 25% ऑफ टैक्सेबल इनकम या अप टू 60,000 रुपीज पर नंबर ऑफ चाइल्ड। लेकिन इसमें कैच ये है कि हमारा एम्प्लॉयर हमें इस चीज़ का बेनिफिट नहीं दे सकता। सो हमारा एम्प्लॉयर जो है वो बकिया चीज़ों का हमें बेनिफिट दे सकता है, लेकिन स्कूल फी के ऊपर जो डिडक्टेबल अलाउंस है उस चीज़ का बेनिफिट हमें हमारा एम्प्लॉयर नहीं दे सकता। सो देयर इज अ कैच इन दैट। लेकिन इसका फायदा आप अपने एनुअल इनकम टैक्स रिटर्न में अलबत्ता जरूर ले सकते हैं। आप अपने एनुअल इनकम टैक्स रिटर्न में जाके आप बता सकते हैं कि अच्छा ये हमारा एक डिडक्टेबल अलाउंस है जो बनता है, हमारे एम्प्लॉयर ने हमें इस चीज़ का एविडेंस, हमें इसका अलाउंस नहीं दिया, एडजस्टमेंट नहीं दी बिकॉज दे आर नॉट लीगली अलाउड टू डू दैट। तो अपने एनुअल इनकम टैक्स रिटर्न में आप इस चीज़ का फायदा उठा सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास और कौन सी एक्टिविटीज़ हैं जिसके थ्रू हम आप अपनी टैक्स प्लानिंग कर सकते हैं। कुछ हमारी फिर इन्वेस्टमेंट कैटेगरीज में आ जाती हैं जिसमें हमें ये बताया गया है कि अच्छा अगर आपने इन्वेस्टमेंट की हुई है इन शेयर्स, इन म्यूचुअल फंड्स, कौन से शेयर्स, ऐसे शेयर्स जो कंपनी डायरेक्टली इशू करती है थ्रू आईपीओ और थ्रू राइट इशू शेयर्स। तो ऐसी सिचुएशन में अगर फॉर एग्जांपल आप उन शेयर्स में डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट करते हैं या गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान थ्रू प्राइवेटाइजेशन कमीशन, अगर फॉर एग्जांपल प्राइवेटाइजेशन कमीशन के थ्रू गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान किसी कंपनी के शेयर्स पब्लिकली इशू करती है, या फॉर एग्जांपल आपने म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट की हुई है, या फिर आपने लाइफ इंश्योरेंस अक्वायर की है, लाइफ इंश्योरेंस में आपने जो है फॉर एग्जांपल प्रीमियम पे किया हुआ है, तो ऐसी सिचुएशन में तो ये चंद चीजें जो हो गई, इनमें ये तमाम जो है वो इन्वेस्टमेंट कैटेगरी कहलाएगी। तो इन्वेस्टमेंट कैटेगरी के अंदर भी जो है अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो यहाँ पे अगेन यू हैव वेरी सिग्निफिकेंट एवेन्यूज ऑफ टैक्स प्लानिंग जो कि आप अवेल कर सकते हैं, स्पेशली फॉर एग्जांपल अगर आप कोई सैलरीड इंडिविजुअल हैं तो अगेन इस चीज़ का एविडेंस आप अपने एम्प्लॉयर को देंगे और उसकी बेसिस पे आप उनसे डायरेक्टली अपनी टैक्स डिडक्शन की एडजस्टमेंट ले सकते हैं। अच्छा, लेकिन इसमें कुछ लिमिट्स हैं। सो लिमिट क्या है फॉर योर इन्वेस्टमेंट इन म्यूचुअल फंड्स, फॉर योर इन्वेस्टमेंट जो कि आप डायरेक्टली कंपनी अगर शेयर इशू कर रही है उसमें कर रहे हैं, या फॉर एग्जांपल आप लाइफ इंश्योरेंस के थ्रू अगर फॉर एग्जांपल आप प्रीमियम पे कर रहे हैं, तो ऐसी सिचुएशन में एक लिमिट ये है कि भाई अप टू 20% ऑफ योर टैक्सेबल इनकम और 2 मिलियन रुपीस, इससे ज्यादा अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो उस चीज का टैक्स बेनिफिट आप नहीं ले सकते। आप करें बेशक, बिल्कुल जरूर करें, लेकिन उस चीज का टैक्स बेनिफिट उससे ज्यादा आपको नहीं मिलेगा। अच्छा, एक सवाल यहाँ पे आपका हो सकता है कि ये लिमिट्स क्या इंडिपेंडेंटली अप्लाई होंगी लाइफ इंश्योरेंस के ऊपर, म्यूचुअल फंड्स के ऊपर, या ये एक सिंगल लिमिट है। सो द आंसर टू दैट क्वेश्चन इज कि ये एक सिंगल लिमिट होगी और इन दोनों में से किसी एक चीज के ऊपर अप्लाई होगी। तो अगर आप फॉर एग्जांपल आपने लाइफ इंश्योरेंस भी अवेल किया हुआ है, अगर आपने म्यूचुअल फंड्स में भी इन्वेस्टमेंट की है, आपने किसी कंपनी के राइट इशू में भी इन्वेस्टमेंट की है, तो आप किसी एक चीज के ऊपर ये लिमिट अप्लाई होगी। तो जिसमें ज्यादा आपने इन्वेस्टमेंट की है, जिसमें ज्यादा आपने प्रीमियम पे किया हुआ है, आप उस चीज के अंदर ही इन्वेस्टमेंट कर दें, उस चीज को डिक्लेयर कर दें और उस चीज का बेनिफिट आप अवेल कर दें। ऐसे ही हमारे पास लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस अवेलेबल है। ऐसे ही हमारे पास अवेलेबल है कि हम कंट्रीब्यूशन टू अप्रूव्ड पेंशन फंड में जो है हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, हम कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं, और उसमें भी हमारे पास जो पेंशन फंड है सेम लिमिट्स अप्लाई होंगी, 20% ऑफ टैक्सेबल इनकम और 2 मिलियन रुपीस। लेकिन हेल्थ इंश्योरेंस में कंपैरेटिवली हमारे पास कम अमाउंट अवेलेबल होता है। हेल्थ इंश्योरेंस में 5% ऑफ टैक्सेबल इनकम या 1.5 लाख रुपए तक हमारे पास इजाजत होती है कि हम अपनी टैक्स की एडजस्टमेंट कर सकें।
तो ये हमारे पास कुछ बेसिक जो है वो टैक्स एवेन्यूज हैं जिसके थ्रू हम अपने टैक्स इंसिडेंस को कम कर सकते हैं। आगे हमने एक छोटा सा एग्जाम्पल बनाया हुआ है आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए कि क्या हमारी अमाउंट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट्स होंगी जिसके थ्रू हम टैक्स बेनिफिट को अवेल कर सकते हैं। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर हमारे पास एनुअल बेसिस पे हमारी इनकम जो है अगर हमारे पास जो इनकम है वो 1.8 मिलियन रुपीज है, तो अभी के जो टैक्स स्लैब रेट्स है उसके हिसाब से हमारा जो नॉर्मल टैक्स बनता है दैट इज 90,000 रुपीज, जो कि इफेक्टिव रेट ऑफ टैक्स है 5%। लेकिन इसमें से अगर हम 5 लाख तक की इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ऐसी सिचुएशन में 25,000 रुपीज का हमें टैक्स क्रेडिट मिलेगा और बकिया जो 65,000 रुपीज है सिर्फ वो हमें टैक्स पे करना पड़ेगा। और अगर हम एक एम्प्लॉई हैं, हम किसी कंपनी में काम करते हैं, तो ऐसी सिचुएशन में हम इस इन्वेस्टमेंट का एविडेंस अपने एम्प्लॉयर को देंगे और हमें फिर अब फर्दर टैक्स की एडजस्टमेंट मिलेगी। हमारी सैलरी से अब 90,000 रुपये नहीं डिडक्ट किए जाएंगे, हमारी सैलरी से सिर्फ 25,000 रुपीज डिडक्ट किए जाएंगे। ऐसे अगर फॉर एग्जाम्पल हमारी सैलरी बढ़ती है टू 2.5 मिलियन रुपीज, तो उसके ऊपर जो नॉर्मल टैक्स रेट है दैट इज 8% और इट कम्स अप टू 195,000 रुपीज। और इसमें से अगर हम 6.5 लाख तक की भी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसमें से हमें 39,000 रुपीज का टैक्स क्रेडिट मिल जाता है। सो इसमें ओवरऑल हम देखेंगे कि डिपेंडिंग ऑन कि हमारी क्या अमाउंट ऑफ सैलरी है या इनकम है, या फॉर एग्जांपल हम कितना अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट अपनी टोटल सैलरी से कर रहे हैं, इन फॉर एग्जांपल म्यूचुअल फंड्स, इन फॉर एग्जांपल लाइफ इंश्योरेंस, तो तकरीबन इजीली 15%, 18%, 20% तक की टैक्स सेविंग हमें इसके थ्रू हो सकती है। तो ये एक बहुत ही साइजेबल और बहुत ही एफिशिएंट टैक्स प्लानिंग का मैकेनिज्म है जिसे हम अवेल करके अपने टैक्स इंसिडेंस को कम कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ तक तो हमने सारी अच्छी अच्छी बातें डिस्कस कर ली कि अगर हम अपना टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं तो हमें क्या क्या फवायद होंगे। लेकिन एक छोटी सी हमें जाहिर सी बात है, जहाँ पे हम जजा की बात करते हैं तो सजा की भी बात करनी चाहिए, तो पेनल्टीज का भी तस्करा यहाँ पे जरूर होना चाहिए। पेनल्टीज को हम क्विकली डिस्कस करके फिर कुछ हमारे पास एक दो अच्छे क्वेश्चन आए हुए उन्हें हम डिस्कस कर लेंगे। तो पेनल्टी क्या है भाई, आप अपने जहन में रखें कि मिनिमम पेनल्टी आपकी 40,000 रुपीज तो है ही है। अब ये FBR का भी बहुत फेवरेट नंबर है और FBR भी इस नंबर को अपनी तमाम कम्युनिकेशंस के अंदर मेंशन करते रहते हैं कि भाई on for any given year अगर आप you were required to file your tax returns, you did not do it, तो 40,000 रुपीज तक का तो आपको पेनल्टी लग सकती है। किस तरीके से 20,000 रुपीज मिनिमम है इनकम टैक्स रिटर्न की एंड 20,000 रुपीज है फॉर योर वेल्थ स्टेटमेंट, तो दोनों के मिला के ये 40,000 रुपीज तक की पेनल्टी फॉर एनी गिवन ईयर आपको लग सकती है। सो ये बहुत अहम है कि अगर आप ऊपर मेंशन किए किसी भी क्राइटेरिया में फॉल करते हैं तो फौरन आप बी फाइलर पे आएं और अपना टैक्स रिटर्न फाइल करें। सो यहाँ तक तो हमने पेनल्टीज डिस्कस की हैं और बाकी भी हमने देखा कि किस तरीके से हमारे पास टैक्स प्लानिंग के एवेन्यूज हैं, फाइलिंग के हवाले से हमने देखा। अब हम कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो क्विकली टेकअप करते हैं, फिर मैं आपसे इजाज़त लूँगा और आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप bfiler.com को ज़रूर एक्सप्लोर करें। आप देखें कि किस तरीके से आप अपनी टैक्स फाइलिंग के हवाले से या अपनी नॉलेज बिल्डिंग के हवाले से bfiler का फ़ायदा उठा सकते हैं। सो कुछ हमारे पास जो क्वेश्चंस हैं वो हम जरा क्विकली टेकअप कर लेते हैं। अच्छा, ये एक बड़ा एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है हमारे पास। सो ये क्वेश्चन ये है कि अच्छा मेरे पास एक बैंक अकाउंट है पाकिस्तान में और मेरे पास और कुछ भी एक्टिविटी पाकिस्तान में नहीं है और मैं एक नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी फॉर एग्जांपल, राइट, और मेरे इंटरेस्ट इनकम से टैक्स ऑलरेडी डिडक्ट हो चुका है। अब ये जो इंटरेस्ट इनकम एक इंडिविजुअल की डिडक्ट होती है ना, FTR है, तो FTR में और फर्दर मुझे कुछ देयर इज नो फर्दर पॉसिबिलिटी कि मुझे और फर्दर कुछ टैक्स पे करना पड़ेगा। तो ऐसी सिचुएशन में am I still required to file my tax return? तो लीगली देखा जाए तो रिक्वायरमेंट ये है कि अगर आपके पाकिस्तान में कोई टैक्सेबल इनकम है तो फिर आपके ऊपर मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है कि आपने टैक्स रिटर्न फाइल करना है। लेकिन आपका सवाल ये हो सकता है कि व्हाट हैव आई टू लूज अगर मैं ये नहीं करता, तो आपका लॉस ये होगा कि अगर आपका स्टेटस नॉन फाइलर है तो आपके ऊपर जो टैक्स रेट है वो डबल हो जाएगा। तो प्रॉफिट ऑन डेट के ऊपर एक इंडिविजुअल के लिए जो बेसिक रेट है दैट इज 15%, तो उसे डबल करें तो 30%, तो आप यू वुड बी लूजिंग अ सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ योर इनकम
अगर आप यू आर रिक्वायर्ड टू फाइल योर टैक्स रिटर्न, आपका स्टेटस नॉन फाइलर है और उस चीज की वजह से आपका ऊपर जो टैक्स इंसिडेंस है वो बहुत ज्यादा अप्लाई हो रहा है, तो ये भी एक टैक्स प्लानिंग का एलिमेंट है कि आप अपना टैक्स रिटर्न फाइल कर दें रिस्पेक्टिव ऑफ कि आपके ऊपर डायरेक्टली लीगल रिक्वायरमेंट अप्लाई हो रही है या नहीं हो रही। सो होप दैट आंसर्स योर क्वेश्चन। अच्छा, एक अगेन दूसरा एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, स्टूडेंट्स के अक्सर हमारे पास क्वेश्चंस आते रहते हैं, वी हैव लॉट ऑफ अपेरेंटली स्टूडेंट क्लाइंट्स एज वेल। तो उनका ये क्वेश्चन होता है कि भाई मेरी कोई इनकम तो नहीं है, लेकिन अगर मैं बैंक से पैसे डिडक्ट करता हूँ, कैश विड्रॉल करता हूँ, तो मेरे ऊपर टैक्स अप्लाई हो जाता है, तो मैं इस चीज़ को किस तरीके से अवॉइड करूँ और मेरे ऊपर टैक्स फाइलिंग की रिक्वायरमेंट्स हैं या नहीं है। तो अगर आप स्टूडेंट हैं और आपकी और कोई सेपरेट इनकम नहीं है, कोई एसिड क्राइटेरिया अप्लाई नहीं होता, तो टेक्निकली देखा जाए तो आपके ऊपर कोई रिटर्न फाइलिंग की रिक्वायरमेंट है नहीं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली लॉ इस तरीके से डिजाइंड है कि आपकी कोई इनकम ना भी हो लेकिन फिर भी आप कैश विड्रॉल कर रहे हैं फॉर एग्जांपल, तो ऐसी सिचुएशन में आपके ऊपर भी टैक्स अप्लाई होगा। तो उस चीज को अवॉइड करने के लिए आप टैक्स रिटर्न अपना फाइल करें, जिसके लिए रिक्वायरमेंट्स एक्सटेंसिव कुछ भी नहीं है, क्योंकि आपकी कोई इनकम नहीं है तो आपका जो इनकम टैक्स रिटर्न होगा वो नल फाइल होगा। सिर्फ आपके वेल्थ के हवाले से जो आपकी अगर कुछ सेविंग है, कुछ फॉर एग्जांपल आपको अपने पेरेंट्स से आपकी अलाउंस वगैरह मिल रहा है, वो आपकी बैंक में है, तो वो सिर्फ आप वहां पे डिक्लेयर करेंगे इन वेल्थ स्टेटमेंट, जिसको डिक्लेयर करना बहुत आसान है। आप बी फाइलर पे आए, साइन अप करें और वहां पे आप राइट अवे में बता भी सकते हैं कि आप स्टूडेंट हैं, और कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन हम आपसे मांगेंगे इन टर्म्स ऑफ योर एनआईसी, योर कॉन्टैक्ट डिटेल्स, योर ईमेल, और उसकी बेसिस पे वेरी क्विकली, वेरी इजीली आप टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं एंड यू कैन बिकम फाइलर वेरी इजीली, बहुत कन्वीनियंटली। So I hope that answers your question. और भी हमारे पास कुछ questions आते जा रहे हैं, so till the time ये हमारे questions चल रहे हैं, हम इन्हें address करते रहेंगे और उसके बाद फिर हम आपसे इजाजत लेंगे और अगले सेशन में हम इंशाल्लाह फर्दर चीजें कंटिन्यू करेंगे। तो एक और हमारे पास फर्दर अगेन एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ये है कि सीनियर सिटीजन हैं, राइट, सीनियर सिटीजन हैं, उनकी और कोई फर्दर इनकम नहीं है, फॉर एग्जाम्पल वो सिर्फ बहबूद सेविंग अकाउंट है या इस किस्म की कोई डोरमेंट पैसिव इनकम है, तो उनके हवाले से क्या रिक्वायरमेंट है, क्या उनको भी अपना टैक्स रिटर्न फाइल करना होगा? तो अगर फॉर एग्जाम्पल हाइपोथेटिकली कोई सीनियर सिटीजन है और उनकी और कोई भी इनकम नहीं है, सिर्फ बहबूद सेविंग अकाउंट है उनका और उसमें उनको एक इंटरेस्ट इनकम मिल रहा है। अब बहबूद सेविंग अकाउंट की खासियत ये होती है, ये एक अनोमली है, लेकिन उसकी खासियत ये है कि आपकी इनकम से टैक्स कुछ भी डिडक्ट नहीं होता। So, अगर फॉर एग्जाम्पल आपने ऑन मंथली बेसिस आपको ₹1,00,000 मिल रहे हैं, ₹1.5 लाख मिल रहा है, तो बहबूद के अलावा नॉर्मल आपका कोई नेशनल सेविंग अकाउंट है, कोई सेविंग अकाउंट है, तो उसके ऊपर टैक्स आपका डिडक्ट होगा। लेकिन बहबूद सेविंग अकाउंट्स के ऊपर आपका टैक्स कुछ भी डिडक्ट नहीं होगा। तो आपके ऊपर, लेकिन आपके लिए जानना ये जरूरी है कि आपके ऊपर फिर भी रिक्वायरमेंट है कि आप अपना टैक्स रिटर्न फाइल करें और इसके ऊपर जो रेलेवेंट टैक्स रेट बनता है वो आप पे करें। बहबूद के ऊपर रिड्यूस टैक्स रेट अप्लाई होता है 10% का, तो ये 10% इन एनी केस आपने टैक्स पे भी करना है और आपने अपनी एनुअल इनकम टैक्स फाइलिंग भी करनी है, ये आपकी मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है। तो प्रोसीजर क्या है? प्रोसीजर यही है कि आपका एक एनटीएल बनेगा, आप वहाँ पे अपनी कुछ इन्फॉर्मेशन हमें देंगे, आप बी फाइलर पे साइन अप करेंगे, कुछ आपसे बुनियादी हम इन्फॉर्मेशन लेंगे इन टर्म्स ऑफ योर सीएनआईसी वगैरह, ईमेल है, कॉन्टैक्ट नंबर है और आपकी बहबूद इनकम क्या रही पूरे साल की, और उसकी बेसिस पे हम आपको कैलकुलेशन करके बताएंगे, जो कि बी फाइलर के थ्रू डायरेक्टली भी आप कर सकते हैं कि इसके ऊपर मेरा क्या टैक्स रेट अप्लाई होगा, और उस अमाउंट का चलान एफबीआर में आप सबमिट करेंगे और आपका जो रिटर्न फाइलिंग है इस तरीके से कंप्लीट हो जाएगी। तो इन केस ऑफ सीनियर सिटीजंस जो सिर्फ बहबूद इनकम कमा रहे हैं, उनके ऊपर भी ये मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है कि उन्होंने अपना टैक्स रिटर्न फाइल करना है। सो आई होप दैट आंसर्स योर क्वेश्चन। अच्छा, एक और हमारे पास इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है जो कि इन ऑल ऑफ माई सेशंस, जो कि मैं बहुत सारी कंपनीज में कर चुका हूँ, ये अक्सर मुझसे सवाल पूछा जाता है कि अगर मैं पहली दफ़ा अपना टैक्स रिटर्न फाइल कर रहा हूँ तो क्या मुझे फॉरन 40,000 रुपीज़ की पेनल्टी पे करनी पड़ेगी? तो इन आंसर टू योर क्वेश्चन, नो, पेनल्टीज आप कभी भी डायरेक्टली पे नहीं करते। आप पहली दफ़ा अपना टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो बेस्ट यही है कि अपनी थोड़ी फाइनेंशियल हिस्ट्री डेवलप करने के लिए आप 2 सालों का, 3 सालों का राइट अवे टैक्स रिटर्न फाइल कर दें। एफबीआर भी देखें, एफबीआर की भी कोशिश यही है, पूरा फोकस, पूरा पुश इसी चीज के ऊपर ही है कि आप के जो नंबर ऑफ फाइलर्स हैं हमारे वो मैक्सिमम बढ़ जाए। तो इस वजह से स्पेशली इन केस ऑफ सैलरीड इंडिविजुअल्स, क्योंकि सैलरीड इंडिविजुअल्स के केस में आपका जो अमाउंट ऑफ टैक्स है वो ऑलरेडी एफबीआर को पहुंच चुका। अगर आपका एम्प्लॉयर एक अच्छा है, एक टैक्स के हवाले से बड़े वो डिलीजेंट है,
तो उनकी पूरी डिलीजेंटली कोशिश होती है कि आप अपना जो आपसे वो टैक्स डिडक्ट कर रहे हैं वो एफबीआर को एवरी वीक पे करते चले। तो ऐसी सिचुएशन में आपने अलग से टैक्स कुछ भी नहीं देना एफबीआर को। एफबीआर भी यही चाहता है कि आप सिर्फ अपना जो टैक्स रिटर्न है वो फाइल करें, क्योंकि आपने देखा होगा एफबीआर रियली लाइक्स टू फ्लॉन्ट दिस नंबर कि अच्छा अब हमारे पास 2.4 मिलियन टैक्स रिटर्न फाइलर्स हो गए हैं, 2.6 मिलियन हो गए हैं, 3.2 मिलियन हो गए हैं। तो उनका पुश एंड पूरी कोशिश फिलहाल ये है कि नंबर ऑफ फाइलर्स हमारे पास बढ़े। तो फिलहाल आपने पेनल्टी कुछ भी नहीं पे करनी है, यू जस्ट हैव टू फाइल योर टैक्स रिटर्न एंड लेट अस हेल्प यू फाइल योर टैक्स रिटर्न। आप भी फाइलर पे आएं और इस किस्म के जो भी फर्दर आपके क्वेश्चंस एंड कंसर्न्स हैं, लेट अस हैंडल दोस ऑन योर बिहाफ। So I hope I've been able to answer that question. एक और हम further question take up करेंगे और उसके बाद फिर हम सेशन को ब्रेक करेंगे। So एक हमारे पास क्वेश्चन आया है इन रिस्पेक्ट ऑफ हाउसिंग लोन जो हमने डिस्कस किया था। अच्छा, ये क्वेश्चन है कि अगर मैंने अपने दोस्त से कोई लोन लिया हुआ है और मैं ये टैक्स बेनिफिट अवेल करना चाहता हूँ, तो क्या मैं कर सकता हूँ, नहीं कर सकता, क्या इसे कवर करने का कोई लीगल तरीका है? सो इन आंसर टू दैट क्वेश्चन, आपको याद होगा मैंने मेंशन किया था कि ये बेनिफिट सिर्फ उन लोगों को अवेलेबल है जो लोन लेते हैं फ्रॉम सर्टेन एंटिटीज। वो कौन सी एंटिटीज हैं? इट इज अ कमर्शियल बैंक, ये हाउस बिल्डिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन हो सकता है, ये गवर्नमेंट हो सकती है, लोकल गवर्नमेंट हो सकती है, फेडरल प्रोविंशियल गवर्नमेंट हो सकता है, या ये आपका एम्प्लॉयर हो सकता है प्रोवाइडेड इट इज अ लिस्टेड कंपनी। सो फॉर एग्जांपल आप आईसीआई में काम कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप लकी सीमेंट में काम कर रहे हैं, और ये क्योंकि ये लिस्टेड कंपनीज है और इनसे आप हाउसिंग लोन ले रहे हैं, तो उसके ऊपर जो इंटरेस्ट एक्सपेंस है उसका आप बेनिफिट ले सकते हैं। अगर आप किसी आप फ्रेंड से आपने ले लिया या आपने एम्प्लॉयर से अपने ले लिया विच इज अ प्राइवेट कंपनी, तो ऐसी सिचुएशन में भी ये बेनिफिट आपको अवेलेबल नहीं होगा। तो थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग दिस सेशन टुडे। आई होप आपको चीज़ें जो हैं काफ़ी हद तक समझ आएँ और टैक्स प्लानिंग के हवाले से, फाइलिंग के हवाले से हमारी पूरी कोशिश होगी @bfiler.com के इस किस्म के सेशंस हम और फर्दर रखें। और अगर आप चाहते भी हैं कि हम इन सेशंस का फोकस कुछ और भी पर्टिकुलर चीज़ों के ऊपर करें, फॉर एग्जांपल कैपिटल मार्केट्स के हवाले से, शेयर्स के हवाले से, कैपिटल गेन के हवाले से, या बिजनेस टैक्सेशन के हवाले से, या आप चाहते हैं कि हम कोई सेशन करें विद रिस्पेक्ट टू स्टार्टअप्स ओनली। स्टार्टअप्स की एक बहुत टैक्स नॉलेज के हवाले से नीड्स होती हैं बड़ी स्पेसिफिक, और टैक्स प्लानिंग के हवाले से भी बड़ी स्पेसिफिक स्टार्टअप्स की न्यूआंसेस हैं एंड टेक्निकलिटीज़ हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि इस किस्म के हम स्पेसिफिक सेशंस करें और करते रहें, तो आप प्लीज़ हमारे पेज पे ऑन bfiler के पेज पे आके आप अपना फीडबैक दें, और इस किस्म के अगर कुछ स्पेसिफिक कंसर्न्स हैं, क्वेश्चंस हैं, क्यूरीज हैं, तो डू ड्रॉप देम टू अस एंड विल बी मोर देन हैप्पी टू एड्रेस ऑल ऑफ देम। अपना ख्याल रखिएगा एंड इंशाल्लाह अगले सेशन में आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू, टेक केयर।